मित्रों नमस्कार, मैं अजय कुमार श्रीवास्तव परीक्षा मंथन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया आपको कि ब्रिटेन ने किस तरह अपनी स्वतंत्र व्यापार नीतियों के द्वारा भारत को खूब लूटा और यहाँ की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल खोखला बना दिया। और जब वो ब्रिटेन गए तो उन्होंने एक बिल्कुल कंगाल अर्थव्यवस्था, इसको कह सकते हैं, बिल्कुल गरीब और गरीबी के दुष्चक्र में फंसी हुई अर्थव्यवस्था देकर गए यहाँ से। तब उस समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सीमित संसाधनों को देखते हुए कैसे इतने बड़े देश का सामाजिक आर्थिक विकास किया जाए, प्लानिंग बनाई, योजना बनाई और उन्होंने योजना आयोग स्थापित किया। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को 15 मार्च 1950 को एक सलाहकारी संस्था के रूप में हुई। इसका संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। ये एडवाइजरी काउंसिल है, सलाहकार संस्था है, जिसका उद्देश्य क्या है कि हम सीमित संसाधनों में इतने बड़े भारतवर्ष का कैसे विकास करें, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक तरक्की कैसे करें, उसके लिए की गई। और इस आयोग का जो अध्यक्ष है वो होते हैं प्रधानमंत्री, होते थे, इसलिए कि अब योजना आयोग का नाम नीति आयोग हो गया, इसलिए मैं थे शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। पदेन अध्यक्ष, पदेन अध्यक्ष का अर्थ होता है, इसकी इंग्लिश होती है एक्स ऑफिसियो, एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन। मतलब जो भी प्रधानमंत्री होगा वो ऑटोमेटिकली योजना आयोग का अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक, इसके बाद चूंकि योजना आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में था, नई दिल्ली में बैठकर उत्तर प्रदेश के किसी गांव की योजना अगर बनानी हो, यह तब तक संभव नहीं है जब तक राज्य का संस्तुति न लिया जाए, राज्य की सहमत न लिया जाए। तो इस अधूरापन को दूर करने के लिए 1952 में, 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसकी इंग्लिश होती है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, की स्थापना की गई और इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री बने। और अनिवार्य रूप से राज्यों के मुख्यमंत्री को इसका सदस्य बनाया गया, क्योंकि बिना राज्यों की सहमति के दिल्ली में बैठकर हम किसी राज्य के गांव की योजना को नहीं बना सकते थे। अर्थात कहने का अर्थ है कि राज्यों के साथ केंद्र राज्यों के बीच तालमेल बिठाने के लिए इस संस्था की स्थापना की गई। और जो नीतियां अपनाई गई देश की विकास के लिए, उस नीति को बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व। इंग्लिश में कहें तो को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। सार्वजनिक क्षेत्र, जिसकी इंग्लिश होती है पब्लिक सेक्टर, निजी क्षेत्र, जिसकी इंग्लिश होती है प्राइवेट सेक्टर। इन दोनों का सह अस्तित्व, दोनों को मिलाकर ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग यहां पे चर्चा करेंगे कि पब्लिक सेक्टर क्या होता है। पब्लिक सेक्टर का अर्थ होता है कि वो सेक्टर, वो उद्योग जगत जिस पे स्वामित्व सरकार का होता है। और जो सबसे बड़ा अंतर निजी और सार्वजनिक में है कि सार्वजनिक क्षेत्र ये जन कल्याण की भावना से पहले प्रेरित होता है। पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक
वेलफेयर। लाभ इनमें काफी नीचे होता है। सबसे बड़ी बात, लाभ भी सोचते हैं ये, लेकिन लाभ को बहुत तवज्जो नहीं देते। पहले ये किसको तवज्जो देते हैं? पब्लिक वेलफेयर को, जन कल्याण हो। और प्राइवेट सेक्टर किसको देता है? पहला फर्स्ट इनकी प्रायोरिटी होती है प्रॉफिट, और ये जन कल्याण या लोक कल्याण काफी बाद में आता है। जब सरकार इनको बाध्य करती है तब ये जन कल्याण की बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर के लोग। ये पहले प्रॉफिट की बात करते हैं। तो नेहरू को ये मॉडल अपनाने की जरूरत क्यों आ पड़ी मिश्रित अर्थव्यवस्था? इसलिए क्योंकि इतने बड़े देश का विकास सरकार अपने बल पे अकेले नहीं कर सकती थी। इसलिए इन्होंने सरकार और निजी क्षेत्र, निजी उद्योगपतियों से कहा, जे.आर.डी. टाटा इत्यादि जो उद्योगपति थे उनसे कहा, बजाज, कि आप लोग निवेश करिए। तो इसमें सबसे पहले बात आती है, सरकार ने कहा कि हम आधारभूत ढांचा पे हम विकास करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, आधारभूत ढांचा, जिसकी इंग्लिश होती है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको फाउंडेशन आप कह सकते हैं, नींव। इसमें आता है सड़क, बिजली, पानी, दूरसंचार, टेलीकम्युनिकेशन, ये सब आधारभूत ढांचा है जिनके बिना किसी देश की तरक्की संभव ही नहीं है। तो विकास का मॉडल चलता रहा मिश्रित अर्थव्यवस्था के द्वारा। कहां तक? ये 1991 का वर्ष भारत के इतिहास में, खासकर औद्योगिक इतिहास में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1991 तक पब्लिक सेक्टर का बोलबाला था, पब्लिक सेक्टर का बोलबाला था। और लेकिन 1991 में क्या हुआ? 1991 में 2-3 पूरे विश्व में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। पहली घटना घटी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं LPG, L फॉर लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड G फॉर ग्लोबलाइजेशन। मैं यहां लिख रहा हूं, लिबरलाइजेशन की हिंदी होती है उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन की हिंदी होती है निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। और तीसरा जो शब्द है ग्लोबलाइजेशन, इसका अर्थ होता है वैश्वीकरण। तो अब हम लोग चर्चा करते हैं कि ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाने का उद्देश्य क्या था, क्यों इसकी नौबत आ गई। तो सबसे बड़ी बात यह है कि 1991 तक आते आते ये विश्लेषण होने लगा, ये माना जाने लगा कि जो सरकारी तंत्र है वो रेड टेपिज्म, जिसको लाल फीताशाही, भाई भतीजावाद के कारण ये इंडस्ट्रियां घाटे में चलने लगी, उत्पादकता इनकी काफ़ी नीचे गिर गई और एक तरह से ये बोझ हो गए अर्थव्यवस्था पे। तब ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की बात आई। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब भारत में 91 में शुरू हुआ, उस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव थे और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, जिसको मनमोहनामिक्स भी बोलते हैं, मनमोहनामिक्स, द इकोनॉमिक्स ऑफ मनमोहन। ये पूरी पॉलिसी उन्हीं की देन है, एलपीजी की। तो पहले हम इस शब्द को समझ लें। पहला शब्द है उदारीकरण।
लिबरलाइजेशन, लिबरल होना, यानी हम लिबरल हैं। उद्योग धंधे लागू अगर करने हैं, मुझे स्थापित करने, उसके लिए हम लिबरल हैं, यानी लाइसेंस मिलने में मुझे आसानी हो जाएगी। अनावश्यक अनावश्यक बाधाओं को हम दूर कर देंगे, इसको बोलते उदारीकरण। दूसरा जो शब्द है निजीकरण। निजीकरण का अर्थ हुआ कि जो घाटे में उद्योग चल रहे हैं, खासकर सरकारी उद्योग जो घाटे में चल रहे हैं, उनका हम निजीकरण करेंगे। कैसे? उनका विनिवेश करके। एक शब्द है विनिवेश। निजीकरण में एक शब्द आता है विनिवेश, जिसकी इंग्लिश होती है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट, इसको समझिए। निवेश का अर्थ होता है पैसा लगाना, इन्वेस्टमेंट। इसका उल्टा होता है डिसइन्वेस्टमेंट, पैसा निकालना। कहने का अर्थ है कि जो घाटे में सरकारी उद्योग चल रहे हैं, उनके शेयरों को हम निजी उद्योग में, निजी पूंजीपतियों के हाथ में बेच देंगे, इनका ओनरशिप ट्रांसफर कर देंगे। इसी को बोलते हैं विनिवेश की प्रक्रिया। समाचार पत्रों में, न्यूज़ में आप पढ़ते होंगे, जैसे एयर इंडिया का विनिवेश शुरू हो गया। एयर इंडिया घाटे में चलने लगी, सरकारी क्षेत्र की एयर इंडिया घाटे में चल रही थी। सरकार ने इसको क्या किया? इसका विनिवेश करना शुरू कर दिया, यानी इसके शेयरों को निजी उद्योग के हाथों में बेचना शुरू कर दिया। इसी को बोलते हैं निजीकरण। इस पर विस्तृत लेक्चर भी मैं दूंगा, विनिवेश क्या होता है, कैसे क्रॉस होल्डिंग होती है, कौन कौन सी पॉलिसी है, पब्लिक ऑफर क्या है, कैसे कौन कौन से तरीके हैं विनिवेश के। आगे के लेक्चर में मैं आपको दूंगा, उदाहरण दे के दूंगा, क्वेश्चन दूंगा इस पर। लेकिन पहले हम विनिवेश को समझ लें कि अपने ओनरशिप को ट्रांसफर करना, ये विनिवेश है। तीसरी बात आती है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। इसके शब्द को सुनिए। ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन का अर्थ होता है टू कोरिलेट आवर इकोनॉमी टू रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, अपनी अर्थव्यवस्था को शेष विश्व से जोड़ देना। अर्थात बेरोक टोक एक देश की चीजें दूसरी देश में आए, इसको भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण कहते हैं, जो अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये तीन पॉलिसी, ये पॉलिसी अभी भी चल रही है सब, लेकिन इसके फायदे और नुकसान दोनों दिखाई दे रहे हैं। इसके फायदे और नुकसान दोनों दिखाई दे रहे हैं। तो अब हमें ये देखना है कि कौन कौन सी वो बाधाएं हैं जो अर्थव्यवस्था को हतोत्साहित कर रही हैं, पिछड़ापन बना रही हैं। उसकी चर्चा भी हम बाद में करेंगे। अब हम लोग आते हैं योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाओं पे, कि कैसे हम देश की तरक्की कर रहे हैं और कैसे योजनाएं आगे बढ़ रही हैं। तो सबसे पहली बात आती है पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 को की गई, 1951 को। ये 5 साल तक थी, 31 मार्च 1956। इसके पहले आप ये जान लें कि वित्तीय वर्ष क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि इसी वित्तीय वर्ष में योजनाएं चलती हैं। वित्तीय वर्ष का अर्थ है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये फाइनेंशियल ईयर है भारत का, फाइनेंशियल ईयर। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, इसका पीरियड है 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 56 तक। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में
सिंचाई, कृषि पे ज़्यादा जोर दिया गया और इसमें कई और कार्यक्रम शुरू हुए, जैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट कार्यक्रम 1952 में शुरू हुआ और विख्यात अर्थशास्त्री हैरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित योजनाएं थी ये पहली पंचवर्षीय योजना। बहुत ज़्यादा डिटेल में इस सब के बारे में पढ़ना अब बहुत प्रासंगिक भी नहीं है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे जानना ज़रूरी है कि किन किन चीज़ों पे जोर दिया गया। इसी तरह दूसरी पंचवर्षीय योजना में हैवी इंडस्ट्री पे जोर दिया गया, भारी उद्योगों पे जोर दिया गया। फिर तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी योजनाएं सब चलती गई। तो आगे के लेक्चर में हम आपको योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। उसके बाद हम भारतीय अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से जो 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, कृषि, मैन्युफैक्चरिंग और टर्शरी, इसके बारे में मेरे लेक्चर होंगे। आज हम उसकी रूपरेखा बस बता रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से 3 सेगमेंट में बांटा गया है। फर्स्ट सेगमेंट क्या है? प्राइमरी सेक्टर। दूसरा सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा टर्शरी सेक्टर। इसकी हिंदी होती है प्राथमिक क्षेत्र, इसकी होती है द्वितीयक क्षेत्र और इसको बोलते हैं तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? एग्रीकल्चर, कृषि, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री और नेचर से डायरेक्ट रिलेटेड जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, जैसे बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन, पिगरी, सुअर पालन, पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गी पालन, जो डायरेक्ट रिलेटेड नेचर से है चीज़ें, वो आ जाती हैं प्राइमरी में। सेकेंडरी में आ जाएंगी आपकी इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स और तीसरी आ जाएंगी टर्शरी। इसमें आ जाएगी बैंकिंग, टूरिज्म, इंश्योरेंस, आईटी, इसको सेवा सेक्टर बोलते हैं। अब देखिए, देश जब शुरू में जब आज़ाद हुआ उस समय प्राइमरी का रोल बहुत ज़्यादा था, सेकेंडरी टर्सरी का कम था। लेकिन जैसे जैसे हम तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहे हैं उसमें प्राइमरी का रोल कम होता जा रहा है और आज के डेट में टर्सरी सेक्टर का सबसे अधिक योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में होता जा रहा है। और आज के डेट में हम विकासशील अर्थव्यवस्था से बहुत तेज़ी से विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक बात आती है कि विकासशील और विकसित, तो मैं बता दूं पूरे विश्व में मुख्य रूप से 3 तरह की अर्थव्यवस्थाएं हैं। फर्स्ट, अविकसित अर्थव्यवस्था। दूसरा, विकासशील अर्थव्यवस्था और तीसरा, विकसित अर्थव्यवस्था। इन सबों के बारे में आप जान लीजिए। अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ हुआ कि वो अर्थव्यवस्था जो विकास नहीं कर सकता है क्योंकि वहाँ संसाधनों का अभाव है। जैसे लैंड लॉक कंट्रीज हैं, जैसे नेपाल है, जैसे नेपाल, अफगानिस्तान, मंगोलिया, ये सब ऐसे देश हैं जहाँ पे काफ़ी सीमित संसाधन है। ये लैंड लॉक कंट्रीज हैं और यहाँ पे राजनीतिक रूप से अस्थिर देशी लोग होते हैं,
स्टेबिलिटी नहीं आती, क्योंकि यहाँ संसाधन ही नहीं है। दूसरा है विकासशील, जैसे भारत। इसका अर्थ क्या हुआ कि इनके पास संसाधन तो हैं, लेकिन अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ये नहीं कर पा रहे हैं। अब धीरे धीरे करना शुरू किए हैं तेजी से, और उनको एक ऊंची ग्रोथ रेट को प्राप्त करना है। अब तीसरी विकसित, जैसे यूएसए, इनके पास संसाधन भी बहुत हैं, ये तेजी से आगे भी बढ़ रहे हैं, और इनकी समस्या क्या है, हाउ टू मेंटेन दैट लेवल, दैट हायर ग्रोथ लेवल, उस ऊंची विकास दर को हम कैसे मेंटेन किए रहें, ये इनकी प्रॉब्लम है। तो हमको अपने विकासशील अर्थव्यवस्था भारत के बारे में पढ़ना है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जैसे कृषि, इंडस्ट्री, एक एक सेक्टर हम लोग शुरू करेंगे, और इस पर तथ्य और विश्लेषण और इस पर आधारित प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे, तो और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इससे संबंधित कोई भी अगर आपको और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। ओके, थैंक यू।